दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं एपी सर स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को देख रहे थे। तो हमने आपको कल राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में बताया हुआ था और शुरुआत किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हम राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों को समझ चुके थे। तो कल हम राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर को समझे थे। आज हम भारतीय राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को समझेंगे। यानी आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। इन्हीं को इंग्लिश में फाइनेंशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। तो आज हम भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ समझने वाले हैं। तो वित्तीय शक्तियों का मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति की रुपया पैसा से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं उसी को क्या कहा जाता? वित्तीय शक्तियों के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत हम एक अनुच्छेद है 110 जिसमें मनी बिल या धन विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। धन विधेयक का संबंध किससे है? तो इससे रुपया पैसा से है, हमने अभी कहा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास जो धन विधेयक है तो ये भारत के राष्ट्रपति की जब तक पूर्व सहमति नहीं हो जाएगी तब तक धन विधेयक को संसद के दोनों सदन में से आप जानते हैं कि लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस या इसी को क्या कहा जाता? प्रख्यापित किया जा सकता है। तो हमने आपके सामने ये लिखा हुआ है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या सहमति पर ही पेश किया जा सकता है। यानी कि धन विधेयक तब तक नहीं पेश किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं चाहिए। तो धन विधेयक के संदर्भ में हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति की प्रियर रिकमेंडेशन या कंसेंट चाहिए। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियर रिकमेंडेशन और कंसेंट तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं उनमें से धन विधेयक विशेष ध्यान रखिएगा, इसे
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के आधार पर ही इंट्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट आपका समझ में आ चुका होगा। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो धन विधेयक है इसे केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड या प्रख्यापित किया जा सकता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसे अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर उसने अपनी सहमति नहीं दी तो वह राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। आगे हम अगली क्लासों में धन विधेयक पर अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहाँ हम लोग समझते हैं जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ दूसरा पॉइंट कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या करना होता है? धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। और इसीलिए चूंकि राष्ट्रपति पूर्व में सहमति दे चुका होता है तो राष्ट्रपति के पास जब यह लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को सहमति देना मनी बिल या धन विधेयक पर अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर धन विधेयक को रोक नहीं सकता। जैसे आपने पीछे वीटो की पावर अनुच्छेद 111 में आपने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की शक्ति होती है। एक अब्सोल्यूट वीटो, बिल्कुल मना कर देना किसी विधेयक, जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति पूरा मना कर दे तो उसे क्या कहा जाता? अब्सोल्यूट वीटो कहा जाता। दूसरा वीटो कौन है? तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला अब्सोल्यूट वीटो, दूसरा हमने कहा था सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा भी ध्यान रखिएगा पॉकेट वीटो की पावर भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत मिली हुई है। तो ध्यान रखिएगा धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं कर पाएगा। अब हम इसी के आगे दूसरा पॉइंट समझते हैं कि राष्ट्रपति की और कौन सी फाइनेंशियल पावर है, वित्तीय शक्ति है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी दी गई है कि वह भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? ही काजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ही काजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आपको इसी को हम अभी समझाने वाले हैं। तो हमने क्या कहा? भारत के राष्ट्रपति के पास और वित्तीय शक्ति है कि ही काजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। इसी को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता? इसे बजट के नाम से जाना जाता है। तो बजट भी, जो बजट होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही
संसद के पटल पर रखवाया जाता है। यही पॉइंट यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ही काजेज टू बी द लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस इतना आप ध्यान रखिए कि जो बजट है उसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में एज ए वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में किया गया है, जिसे सामान्य भाषा में बोले तो बजट के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो 2 पॉइंट अभी तक आप समझ चुके हो। धन विधेयक भी राष्ट्रपति की वित्तीय पावर के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 110 जो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पेश किया जाता है, और दूसरा हमने अभी आपको बताया अनुच्छेद 112 जो बजट की बात करता है। किसकी बात करता है? बजट की बात करता है, और ये भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में शामिल किया जाता है। बजट को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के पटल पर रखवाया जाता है। तो ये भी आप बिल्कुल क्लियर माइंड में रखिएगा। तो हम इसी के आगे अन्य पॉइंट की भी चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। तो आइए अगला पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं जो अनुदान की मांगे होती हैं, जिसे डिमांड फॉर ग्रांट के नाम से जाना जाता है। डिमांड फॉर ग्रांट के नाम से जाना जाता, ये भी भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ही लाए जा सकते हैं। जब तक भारत का राष्ट्रपति सहमत नहीं होगा, जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है ये भी किसी भी कीमत पर संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता। इसमें भी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए। जब तक राष्ट्रपति सहमत नहीं होगा, आप लाख कोशिश कर लीजिए, किसी भी कीमत पर इसे संसद के पटल पर रखा नहीं जा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। तो एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। हमने क्या आपसे कहा? पहला पॉइंट धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। दूसरा, बजट को रखवाने का काम भी संसद के पटल पर राष्ट्रपति का ही है। तीसरा, कोई भी अनुदान की मांग, जैसे अनुदान की मांग कौन करता है? भारत के विभिन्न विभाग हैं, मंत्रालय हैं, राज्य हैं, इनके द्वारा अनुदान की मांग की जाती। तो इससे भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लाया जा सकता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो अनुदान की मांग है इसके लिए भी राष्ट्रपति की प्रियर रिकमेंडेशन या कंसेंट होना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति की प्रियर रिकमेंडेशन या सहमति कंसेंट होना अनिवार्य है। ये सब क्वेश्चन आपके भर भर के पीसीएस और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते रहे हैं। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखिएगा। अगला हम समझते हैं अगला हम समझते हैं और राष्ट्रपति के पास कौन सी वित्तीय शक्ति है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की फंड की बात की गई है।
फंड का उल्लेख किया गया। इनमें से एक फंड कौन सा है? संचित निधि है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में उल्लेख किया गया। दूसरा लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि, इसी को इसका उल्लेख अनुच्छेद देखेंगे तो अनुच्छेद 366 में किया गया। और जो अगला फंड है जिसे आकस्मिक निधि के नाम से जिसे आकस्मिक निधि के नाम से जाना जाता है, इसी आकस्मिक निधि को कंटेंजेंसी फंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसी को कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 367 में किया गया है। अब यहाँ इन तीनों निधि को लिखने का मतलब, फंड को लिखने का मेरा मकसद आपको आकस्मिक निधि को समझाना था। तो ध्यान रखिएगा, आकस्मिक निधि से जब तक भारत की राष्ट्रपति कोई सहमति नहीं देगा तब तक आकस्मिक निधि से किसी भी प्रकार की कोई भी फंडिंग या किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता है। आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि आकस्मिक निधि क्या है, किसके लिए है? तो भारत चूँकि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त एक देश है, जहाँ पर आए दिन चक्रवात, फ्लड, आगजनी, आंधी, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि और न जाने कितने प्रकार की महामारियां जनित बीमारियों का प्रकोप रहता है, जिसके लिए भारत को आकस्मिक निधि की ज़रूरत होती है। तो आकस्मिक निधि पर पूरी तरीके से कंट्रोल भारत के राष्ट्रपति का होता है। तो ये भी आप राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत लिख सकते। अगर अगला हम देखें तो एक भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद नंबर? तो अनुच्छेद नंबर ये 280, जिसमें किसका उल्लेख किया गया? फाइनेंस कमीशन, इसी को हिंदी में वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। फाइनेंस कमीशन, इसी को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि अब मन में प्रश्न ये उठना चाहिए, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसमें हम भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का ही उल्लेख कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 280 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को जब भी लगे तो वह अगले 5 वर्ष या प्रत्येक 5 वर्ष या उसके पहले भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी इसमें सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग की संरचना को हम अलग से भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। अभी केवल यहाँ ये समझिए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो वित्त आयोग का गठन किया जाता, उसके अध्यक्ष व सदस्यों की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है और वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उसको भी भारत का राष्ट्रपति, जैसे कैग की रिपोर्ट है वैसे वित्त आयोग की रिपोर्ट भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के पटल पर रखवाया जाता है। और ये वित्त आयोग का गठन क्यों होता? तो केंद्र व राज्यों के बीच
टैक्सेज का विभाजन किन सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाए, इसी के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्लियर हो चुका होगा? ठीक। तो हम लोग राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को निपटा रहे हैं और अब तक हम लोग क्या समझ चुके? अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट ये समझ चुके। इसके अलावा जो 3 प्रकार की निधियों में आकस्मिक निधि हम लोग समझ चुके और सबसे लास्ट में हम अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को समझे और इन सभी का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जो ये सब गठन होते हैं ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। तो आइए हम लोग इसके आगे भी हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास और कौन सी वित्तीय शक्तियां हैं या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और क्या किया जाता है। इसको भी हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, आपके प्रीलिम्स में तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा मेंस हुआ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये टॉपिक है इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसको अपने नोट्स में लिखते जाइए और वो बार बार नोट्स का रिवाइज भी करते रहिएगा, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी और इसके फिर क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर या जो क्वेश्चन जैसे जैसे टॉपिक होते जाएं उससे आप करते जाइए। हम इसी के आगे और देखते हैं भारत के राष्ट्रपति की अब हम लोग समझते हैं न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां? न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो पहले आपके मन में भी ये प्रश्न उठना चाहिए कि न्यायिक शक्तियां क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की ऐसी शक्तियां जो न्यायिक प्रकृति की होती हैं उन्हें न्यायिक शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं फिर भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट हैं पूरे भारत में, 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। साथ ही अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 1+33 अर्थात
33 अन्य न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार हाई कोर्टों में भी जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश हैं, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के यहाँ अधीनस्थ न्यायालय शामिल नहीं है। उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है 33+1, 33+1 का मतलब क्या हुआ? 34। सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाए कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 34 है। फिर हम पूछें कि मुख्य न्यायाधीश एक, बाकी कितने हैं? 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी 25 हाई कोर्टों के एक एक चीफ जस्टिस होगा, तो 25 चीफ जस्टिस और अन्य जो न्यायाधीश होंगे, इन सब की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इसे भी भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर क्या होती है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या जुडिशियल पावर क्या होती है। इसी के आगे हम लोग और हम समझते हैं कि अन्य न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या समझने वाले हैं? राष्ट्रपति की अन्य न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं, इसको हम लोग समझते हैं। चलो भाई देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 आपका है 143। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया? इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशविरा कर सकता है। आप कहेंगे कब? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, यानी कानून या विधि से संबंधित कोई प्रश्न है या तथ्य परक या तथ्यों से संबंधित कोई प्रश्न है, तथ्यों से संबंधित कोई प्रश्न है, तथ्यों से संबंधित कोई प्रश्न है, तो ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी शक्ति दी गई है, एडवाइजरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी कानून में, संविधान के किसी कानून में जहां अस्पष्टता है या कोई तथ्य है या संविधान का इंटरप्रिटेशन की बात है, तो ऐसे मुद्दों पर भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा फिर, क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को अपना सुझाव, अपनी राय, अपना परामर्श,
अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। तो जो जनरल टाइप के विषय होते हैं, समान विषय होते हैं, याद रखिए समान विषय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। इट इज नॉट obligatory, it is not binding on Supreme Court to give his permission or to give his advice to the president। इसका मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को वह सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई संविधान, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान के लागू होने के पहले का कोई भी मुद्दा है, कोई भी समझौता किया गया वो है, या कोई कानून है उनमें अस्पष्टता है, या भारत के द्वारा दूसरे देश के साथ कोई किया गया समझौता है, तो इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब फिर होगा कि जो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी, क्या राष्ट्रपति पर वह बाध्यकारी है, क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की परामर्श या सलाह भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू अबाइड बाई टेंडर्ड द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर भारत के राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई भी सलाह या परामर्श दिया जाता है तो यह भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगला हम लोग समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां? क्षमादान की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो 72 में कौन सी क्षमादान? तो इनमें से एक है पार्डन, दूसरी है कम्यूट या इसी को कम्यूटेशन के नाम से जाना जाता, तीसरी है रिमिशन, तीसरी कौन सी है? रिमिशन है, और चौथी रिस्पाइट है, और पांचवी रिप्राइव है या रिप्रीव, रिप्राइव या रिप्रीव। तो ये 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो हमने आपको क्या कहा, भारत के राष्ट्रपति को 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। पार्डन को क्षमा के नाम से जाना जाता, कम्यूट को लघुकरण के नाम से जाना जाता, रिमिशन को परिहार के नाम से जाना जाता, रिस्पाइट को स्थगन के नाम से जाना जाता, रिप्राइव को प्राविलंबन के नाम से जाना जाता। तो ये 5 प्रकार की भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है।
जिनका उल्लेख अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारतीय संविधान में किया गया है। बात समझ में यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। कौन पार्डन हो गया, कम्यूट हो गया, रिमिशन हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया। कौन कौन हो गया? पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रिस्पाइट और कौन सी? रिप्राइव। तो इसमें हम एक एक को उठाते हैं और आगे भी हम इसको डिटेल में, इसको भी हम लोग किसमें डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिरकार पार्डन क्या होती है, कम्यूट क्या होती, रिमिशन क्या होता है, रिस्पाइट व रिप्राइव क्या होता। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पार्डन। पार्डन होता क्षमादान। पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमादान। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं? पार्डन या इसी को किस नाम से जाना जाता? क्षमादान। इसी को क्षमादान। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब जिसको भी सजा मिली है अपराधी को पूरी तरीके से, जो ऑफेंडर्स है, अपराधी है, उसको पूरी तरीके से उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। सातों खून माफ, यानी पूरी तरीके से कितना ही वह जघन्य अपराध किया हो, अगर पूरी तरीके से माफ कर दिया जाए तो इसी को पार्डन या क्षमादान की शक्ति के नाम से जाना जाता। और भारत के राष्ट्रपति के पास, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ तक कि जो कोर्ट मार्शल सैन्य कानून के अंतर्गत किसी को सजा दी गई, कोई अपराधी व्यक्ति या ऑफेंडर्स है, उसके भी अपराध को पूरी तरीके से भारत का राष्ट्रपति माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल भी इसमें शामिल है, सैन्य कानून भी शामिल है। जबकि जब हम भारत के गवर्नर से तुलना करते हैं तो भारत के गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल या सैन्य शक्ति शामिल नहीं है। ये अंतर है दोनों में। तो ये क्षमा का मतलब हुआ संपूर्ण भारत में, जिनमें सैन्य कानून भी शामिल हैं, कि जब किसी सजा पाए व्यक्ति को, अपराधी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पूर्ण रूपेण, पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है, पूरी तरीके से उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाता है, तो इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को पार्डन या क्षमा के नाम से जाना जाता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड तक की भी सजा शामिल है। मान लो किसी को फांसी पर लटकाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में वह भारत के राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाए और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगर उसके मृत्युदंड को भी माफ कर दिया गया तो वो पूरी तरीके से यानी मुक्त हो जाएगा। तो ये जो मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल वाली जो पावर है, इसका उल्लेख भारत के राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, क्या उसे किसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो आंसर है जी हाँ, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। और ये पार्डन, क्षमा दान की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से क्या है समझ चुके होंगे। इसको भी पूरी तरीके से आप लोग अच्छे से क्या समझ चुके होंगे। अब हम इसी के आगे अगला कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा हमने आपसे क्या बताया था? दूसरा हमने आपको कम्यूट
क्या बताए थे? कम्यूट। इसी को हिंदी में लघुकरण के नाम से जाना जाता। कम्यूट या इसी को लघुकरण के नाम से जाना जाता। इसको भी हम समझेंगे कि आखिरकार कम्यूट या लघुकरण क्या होता है। कम्यूट या लघुकरण क्या, तो यहाँ ट्रिक आपको बता रहे हैं, लॉजिक ध्यान रखिए। कम्यूट का कम उठा लो, कम 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 माने कम कर देना। लेकिन कम कब क्या किया जाए? जब सजा पाए व्यक्ति की सजा की प्रकृति को ही बदल दिया जाए। कम किया गया सजा, लेकिन उसका नेचर बदल दिया गया। सजा की प्रकृति में बदलाव कर दिया गया, नेचर ऑफ पनिशमेंट। सजा की प्रकृति में परिवर्तन या बदलाव कर दिया गया, तो इसी को कम्यूटेशन या लघुकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी को डेथ पेनाल्टी या मृत्युदंड की सजा मिली हुई थी, तो मृत्युदंड पाए व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया गया, यानी नेचर बदल गया, प्रकृति बदल गई। मृत्युदंड पाए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। किसकी सजा दे दी गई? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किसी को मृत्युदंड दिया गया था, फांसी पर लटकाने की आदेश मिला था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास उसने अर्जी लगाई और भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? कहा कि अब ये जीवन भर जेल की खानों में रहेगा, लेकिन फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। अगर ये कर दिया जाता है, अगर ये कर दिया जाता है, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को लघुकरण या कम्यूट के नाम से जाना जाता है। यानी सजा की प्रकृति में परिवर्तन। सजा की प्रकृति में परिवर्तन, सजा की प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने कहा इसी को कम्यूट या लघुकरण के नाम से, इसी को कम्यूट या लघुकरण के नाम से जाना जाता है। ये पूरी तरीके से आपकी समझ में आ चुका होगा। इसी के आगे हम आगे समझते हैं। तो अगला है रिमिशन। अगला कौन सा है? रिमिशन। रिमिशन में आप दो चीजें अलग अलग कर लीजिए, इसको भी लॉजिक बता रहे हैं, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। रिमिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है री और दूसरा शब्द है मिशन। देखो, रिमिशन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई मिशन पहले था, उसकी सेम एज उसी को रिपीट किया जा रहा दोबारा, और जब रिपीट किया जाए दोबारा कोई मिशन शुरू किया जाए बिना किसी बदलाव के, बस फिर से पहले चल रहा था उसी प्रकार का फिर से मिशन लॉन्च कर दिया गया, तो रिमिशन बन गया। तो रिमिशन में क्या किया जाता है? जो सजा मिली थी उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सजा की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि अवधि घटाई जाती है। सजा सेम है, सजा की प्रकृति में कोई, जैसे मान लो किसी को जघन्य अपराध के अंतर्गत डेली खेत में 10 घंटे कठोर परिश्रम करने की सजा दी गई है, तो अब ये अभी कोई कुदाल फावड़ा यही चलाएगा, खेत में ही काम करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर 10 घंटे के बजाय 5 घंटे कर दिया जाए, कुदाल अभी भी चलाना है। यानी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अवधि घटा दी जाए, तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रिमिशन के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को रिमिशन के नाम से जाना जाता है।
यानी सजा या अपराध की अवधि, सजा या अपराध की अवधि में परिवर्तन, सजा या अपराध की अवधि में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल आपको दे ही दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप और सोच सकते हो। जैसे किसी को आजीवन कारावास मिला, आजीवन कारावास के अंतर्गत वो कठोर परिश्रम करता है, यानी डेली 10 घंटे काम करना है, खेत में कुदाल चलाना है। जीवन भर इसको पहले सजा मिली थी कुदाल चलाने की, लेकिन अब भी कुदाल ही चलाएगा, लेकिन अब 20 सालों के लिए कर दिया गया। तो इसी को किस नाम से, इसी को रिमिशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? यानी सजा की प्रकृति में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन नहीं, सजा की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। सजा की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अभी तक 3 प्रकार के क्षमादान की शक्तियों को राष्ट्रपति की समझ चुके हैं। कौन कौन हमने कहा? पहला पार्डन थी, दूसरा कम्यूटेशन या लघुकरण थी, तीसरा रिमिशन थी, और चौथा हम लोग अभी फिर समझेंगे रिस्पाइट। तो हम लोग अभी क्या रिस्पाइट को भी समझने वाले हैं कि आखिरकार रिस्पाइट क्या होता है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो रिस्पाइट है ये किस प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। तो रिस्पाइट में ध्यान रखिएगा, कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, स्पेशल सिचुएशन, स्पेसिफिक कंडीशन में सजा को कई बार क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। जब स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर दिया जाए तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसी को रिस्पाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे कौन सी विशेष परिस्थितियां होती हैं? जैसे कोई विकलांग है, दिव्यांग है, या गर्भवती कोई महिला है, तो गर्भवती महिला को या विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की भांति उसको सजा नहीं दी जा सकती। उसकी सजा की अवधि में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो इसी को रिस्पाइट के नाम से, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को रिस्पाइट के नाम से जाना जाता है। यानी अगला लिखिए, रिस्पाइट। अगला हम क्या समझते हैं? अगला रिस्पाइट। अगला हम लोग क्या समझते हैं? रिस्पाइट। तो आइए, हमने अभी जो समझाया कि रिस्पाइट है क्या, तो हमने आपसे क्या कहा कि जो रिस्पाइट होता है इसमें विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई पूरी तरीके से डिसेबल है, विकलांग है, इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए। तो विशेष परिस्थितियां, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, कब? विशेष परिस्थितियों में सजा को कम कर दिया जाए। जब विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा को कम कर दिया जाता है, तो यहाँ ये विशेष परिस्थिति ध्यान रखिएगा,
जिसको अंडरलाइन हम कर रहे हैं। ये विशेष परिस्थिति ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे विशेष परिस्थिति कब आएगी, तो पीछे भी हमने समझा चुके हैं। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती महिला है, तो उसको एक सामान्य महिला की भांति उसके साथ सजा नहीं दी जा सकती, या कोई पूरी तरीके से दो पैर नहीं है, विकलांग है, डिसेबिलिटी है, विकलांगता है, दिव्यांगता है। अगर विकलांगता और दिव्यांगता है तो ऐसी कंडीशन में भी अगर उसके सजा को कम कर दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति ही कम करेगा, तो इसी को रिस्पाइट के नाम से जाना जाता है। अगला सबसे लास्ट है ये, जिसे रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? रिप्राइव। हिंदी में इसी को प्राविलंबन, हिंदी में इसी को प्राविलंबन के नाम से जाना जाता। यानी जब सजा को अस्थायी, सजा को टेम्पोररी बेसिस पे, अस्थायी तौर पर जब सजा पाए अपराधी की सजा को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाता है, रोक दिया, यहाँ रोक, ध्यान दीजिएगा, सजा को रोक ही दिया जाता है। तो इसी को रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता, क्यों किया जाता होगा? सोचिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी कीमत पर सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जिसको सजा मिली है, और खासकर जब मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है, तो उसे मौका मिल जाता, समय मिल जाता है कि वह राष्ट्रपति से क्षमादान या कम्यूटेशन, लघुकरण या रिमिशन के लिए वो क्या कर सकता है? प्रयास कर सकता है या कर सकती है। तो इसका उद्देश्य होता है समय उपलब्ध करवा देना कि अपराधी को भी मौका मिल जाए कि वह राष्ट्रपति से क्षमादान, कम्यूट, रिमिशन के लिए प्रयास कर सके। तो इसमें और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें सजा पाए व्यक्ति के पनिशमेंट को एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाता है। सजा पाए व्यक्ति के पनिशमेंट को कुछ समय के लिए एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाता है। तो इसी को रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। तो बात समझ में आ चुकी होगी कि रिप्राइव क्या है। जब सजा को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाए, मान लो किसी को मृत्युदंड सुना दिया गया, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसी को, यानी अब मृत्युदंड उसको नहीं दिया जाएगा, उस समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, सजा जो पनिशमेंट दिया गया उसको एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाए,
उसको एग्जीक्यूट होने से रोक दिया जाए तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ही रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? रिप्राइव के नाम से, रिप्रीव के नाम से या रिप्राइव के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे किस नाम से जाना जाता? हिंदी में इसे प्राविलंबन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? प्राविलंबन के नाम से जाना जाता है। तो हम इसी के आगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं जो भारत के राष्ट्रपति को मिली हुई हैं, वो आपके सामने हमने आपको डिस्कस किया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई इसमें प्रश्न अब नहीं बचा होगा। तो 5 प्रकार की राष्ट्रपति के पास जो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियाँ थी, उनमें से हमने पहला पार्डन, दूसरा कम्यूटेशन, तीसरा रिमिशन, चौथा रिस्पाइट और 5वां रिप्रीव को डिस्कस किए और उसको एग्जाम्पल भी आपको समझाने की कोशिश की। तो ये राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ थी, ये आपका कंप्लीट होता है। तो ये इस मेंस में भी, पीसीएस मेंस में भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको आप विद एग्जाम्पल इनको आप बता सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अभी तक हम राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हमने क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत डिस्कस कर चुके हैं। और जो क्षमादान की शक्ति है, ये राष्ट्रपति की भांति भारत के राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं, उनको भी अनुच्छेद 161 के अंतर्गत मिली होती हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है, वह किसी भी मृत्युदंड या डेथ पेनाल्टी की सजा अगर दे दी गई है तो किसी भी कीमत पर वह डेथ पेनाल्टी पाए व्यक्ति को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता। और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि कोर्ट मार्शल सैन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराधी को अगर सजा दी गई है तो जो गवर्नर होता है वह कोर्ट मार्शल से संबंधित कानून के अंतर्गत अपराधी को जो सजा मिली है उसे भी माफ नहीं कर सकता। तो हम आगे इसी के आगे समझते हैं, राष्ट्रपति को डिप्लोमेटिक पावर दी गई है। तो अगला टॉपिक कौन सा है? ये हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत ही डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें भारत के राष्ट्रपति की जो कूटनीतिक शक्तियां हैं, जिसे डिप्लोमेटिक पावर के नाम से जाना जाता, तो इसमें राष्ट्रपति की हम कूटनीतिक कौन सी राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है भाई? डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा टॉपिक है? डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति की कूटनीतिक। टॉपिक का नाम क्या है? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। तो अगला जो टॉपिक है ये कौन सा है? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। टॉपिक का नाम क्या है? डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी की जाती है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए कोई समझौता किया जाता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया? कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया
कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कोई भी ट्रीटीज हो गई, संधि हो गई, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो की जाती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के नाम से ही समझौते किए जाते हैं। वो अलग बात है कि बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा उसको रेटिफाई किया जाता है, बाद में उसको रेटिफाई किया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि का निगोशिएशन हो या कंक्लूडन हो, कंक्लूड करना हो, तो ये जो निगोशिएशन किया जाता है, क्या किया जाता, निगोशिएशन किया जाता है या कंक्लूड किया जाता है, तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, इसमें भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपका होना चाहिए। तो ये डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें इस बात को जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, भारत गया अभी मिस्र में शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन हो रहा है, वहाँ कोई भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोई समझौता किया गया, उसमें भारत ने साइन करके आया, तो किसके नाम से साइन होगा? जाहिर सी बात है भारत के राष्ट्रपति के नाम से साइन होगा। इसी प्रकार भारत अपने संबंधों को मधुर करने के लिए कोई समझौता अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से करता है, या फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ अपने संबंध बनाता है, तो वहाँ पर भी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो या अन्य जो समझौते होते हैं, वहाँ पर भी भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही समझौते किए जाते हैं। तो इसी को डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता? डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता, और इसको बाद में फिर संसद के द्वारा रेटिफाई किया जाता है। इंडियन पार्लियामेंट फिर इसको क्या करती है? हर देश की, जब आप देखते हो कि फला देश की संसद में फला समझौते को रेटिफाई किया, तो संसद के द्वारा क्या किया जाता? रेटिफाई। उसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए उस देश की संसद के द्वारा, उस देश की संसद के द्वारा क्या किया जाता है? रेटिफाई किया जाता है। क्या किया जाता? रेटिफाई किया जाता है। तो ये थे। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा भाई, कि जो राजदूत होते हैं या हाई कमिश्नर, उच्च आयुक्त होते हैं, तो दूसरे देशों में भारत अपने राजदूत या आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है। तो ये भी पावर किस में आती है? इसी डिप्लोमेटिक के अंतर्गत ही ये पावर आती है। अगली पावर है मिलिट्री। मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगली कौन सी पावर है? मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसी को सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। हालांकि इसके संबंध में हम पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति की कौन सी सैन्य शक्ति होती है। तो इसके संबंध में हमने एक आपको याद करिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 बताया था। कौन सा अनुच्छेद बताए थे?
हमने आपको अनुच्छेद कौन सा बताए थे? हमने आपको अनुच्छेद 53 बताए थे। 53 में हमने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी जैसे थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इनमें जो प्रमुख होते हैं वो ये तो होते ही हैं, लेकिन इनके प्रमुखों के ऊपर भी देश का महामहिम बैठा होता है भारत का राष्ट्रपति, और इस संवैधानिक रूप से तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। तो क्वेश्चन आता तो हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो याद रखिएगा थल सेना, वायुसेना, नौसेना या जल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? याद रखिएगा भारत का कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अगर कोई युद्ध की घोषणा करना है या फिर युद्ध विराम इसको भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, इसको भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही घोषित किया जाता है। जैसे मान लो अभी भारत को पाकिस्तान को निपटाना है और युद्ध की अनाउंसमेंट करना है, तो जब तक भारत के राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती, भारत युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। या किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर भी युद्ध विराम के लिए भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अनाउंसमेंट किया जाता है। अगला है इमरजेंसी पावर, यानी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसी को क्या किस नाम से जाना जाता? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। कौन सी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो आप कहेंगे 3 प्रकार का आपातकाल क्या है? एक को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता, नेशनल इमरजेंसी, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा कौन सा है? दूसरे को संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, और इसी को आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। और एक 365, 2 आर्टिकल हैं जिसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता
रिया राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 356 और 365। अगला वित्तीय आपातकाल। अगला कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। याद रखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी अभी तक नहीं लागू हुई है। भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। इसको भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, इनको हम लोग जब अलग से ही आपातकाल एक टॉपिक उठाएंगे, भाग 18 की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर अलग से हम लोग आपातकाल को समझेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कैसे 1 महीने के अंदर संसद से अनुमोदन लेना होता है, क्या क्या प्रभाव होते हैं, इन सब की हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। बाकी में जो 2 प्रकार के आपातकाल हैं, एक हमने कहा संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो इसको संसद के से 2 महीने में अनुमोदन करना होता, और इसी प्रकार वित्तीय आपातकाल को भी संसद के पटल से 2 महीने के अंदर अनुमोदन करना होता है। तो ये आपके क्या है? आपातकाल हैं। तो इसको हम लोग अभी और समझेंगे। यहाँ फिलहाल ये जानिए कि ये राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर होती है, आपातकाल की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। इसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और अगला हम लोग समझते हैं वीटो। वीटो, पेटो मत लिख देना, वीटो यानी वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे वीटो है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड का मतलब मना कर देना, यानी वीटो का मतलब होता मना कर देना। भारत के राष्ट्रपति के पास अगर वीटो की शक्ति को हम देखें, तो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर का आधार भारतीय संविधान में है। यानी भारतीय संविधान में आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 111। हमने कहा अनुच्छेद 111 का 1+1+1 करिए तो 3 हो जाएगा। यानी 3 आधार हैं भारत के राष्ट्रपति के, और 3 आधारों 3 वीटो पावर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 111 से भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होते। एक को एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता, दूसरे को सस्पेंसिव वीटो, दूसरों को किस नाम से जाना जाता? सस्पेंसिव वीटो के नाम से जाना जाता। और तीसरा कौन सा है? तीसरे को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो पावर है। तो किसी भी विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की पावर प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ चुका होगा। तो क्योंकि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, जैसा कि 79 आर्टिकल 79 में आपने देखा था,
तो कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके जब भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। सहमति दे दे अपनी, दूसरा ऑप्शन होता है सहमति न दे, तीसरा ऑप्शन होता है पुनर्विचार या रिकंसीडरेशन के लिए। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास तीसरा ऑप्शन होता है पुनर्विचार या रिकंसीडरेशन के लिए। पुनर्विचार या रिकंसीडरेशन के लिए उसे संसद को फिर से भेज दे, संसद को फिर से भेज दे। तो अगर अपनी सहमति दे देता है भारत का राष्ट्रपति तो जो भी बिल विधेयक प्रस्तुत किया गया था वह अधिनियम बन जाता है। लेकिन जब सहमति नहीं देता है, मना कर देता है, तो जो विधेयक था वो लैप्स कर जाता है, व्यापगत हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए जब भेजता है तो संसद को फिर से लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की सहमति के लिए फिर से उसे भेजना होता है। और अब भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति की तुलना में एक और अधिक वीटो की शक्ति प्राप्त है, जिसे क्वालिफाइड वीटो के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता? जिसे क्वालिफाइड वीटो के नाम से जाना जाता। तो अभी हम समझेंगे ये वीटो कि कौन किस प्रकार का वीटो होता है, अब्सोल्यूट वीटो क्या है, सस्पेंसिव वीटो क्या है, पॉकेट वीटो क्या है, क्वालिफाइड वीटो क्या है, और भारत के राष्ट्रपति को जो ये वीटो की शक्तियाँ दी गई हैं, कौन कौन राष्ट्रपति हुए हैं, किस प्रकार की वो वीटो की शक्ति का प्रयोग किए हैं, इसको भी हम लोग बहुत जल्द ही क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत जल्द ही समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया, 79। तो जो अनुच्छेद 79 है उसमें संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। कोई विधेयक कैसे पारित होता है? तो विधेयक राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों में से किसी में प्रस्तुत किया गया, तो मान लेते हैं कि ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा से पारित हो गया, तो अगले सदन में जाएगा लोकसभा में प्रस्तुत, लोकसभा से पारित। अब लोकसभा से भी पारित हो गया तो ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। जब विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उसको जो पावर मिली है, तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति विधेयक पर दे देता है तो वहीं पर काम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि विधेयक अब क्या बन जाता है? विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, कानून की शक्ल ले लेता है, कानून की शक्ल ले लेता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी भारत के राष्ट्रपति के पास है कि अपनी सहमति ना दे, और विधेयक पर अपनी सहमति ना देना ही एब्सोल्यूट वीटो है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया था उसको संसद को लौटा दे। विधेयक फिर से लौट के जाएगा किसके पास? संसद के 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। अब देखो संसद के पास अब ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति के ने जो वापस लौटाया विधेयक है, तो 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है संशोधन के साथ और संशोधन के बिना। संशोधन के साथ और संशोधन के बिना, विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट। संशोधन या मान लो कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ बदल दिया, यानी विद अमेंडमेंट,
और विदाउट अमेंडमेंट का मतलब जैसे था विधेयक फिर से लोकसभा राज्यसभा से पारित करके भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए फिर से विधेयक आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब भारत के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं बची है, उसे हर हालत में पुनर्विचार करने के लिए भेजे गए विधेयक अगर फिर से भारत के राष्ट्रपति के पास आता है तो भारत के राष्ट्रपति को अब हर हालत में सहमति देना ही देना होगा। और यह प्रावधान सहमति देने का जो यह प्रावधान है, इसे 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लाया गया है। तो ये था संसद के बारे में। आपको ये उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो इसमें जो अनुच्छेद 11 के साथ राष्ट्रपति के जो तीनों प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं उसको भी हमने आपसे चर्चा कर लिया। तो हम इसी के आगे अब क्या समझते हैं, अब्सोल्यूट वीटो नाम ही इसका है। कौन सा? अब्सोल्यूट वीटो। इसी को किस नाम से जाना जाता है? निरपेक्ष। इसी को निरपेक्ष वीटो के नाम से जाना जाता है। निरपेक्ष का मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, फाइनल तो फाइनल। निरपेक्ष का मतलब होता है कोई किंतु परंतु नहीं, मना कर दे। जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आए तो राष्ट्रपति अपनी सहमति न दे करके सीधे सीधे साफ साफ मना कर दे, अपनी सहमति देने से साफ साफ मना कर दे, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसी को निरपेक्ष वीटो के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को निरपेक्ष वीटो के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? तो ये आपकी समझ में आ भी गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इसमें हम समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ऐसे कौन से हुए जिनके द्वारा अब्सोल्यूट वीटो या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया गया। तो इसमें आप समझ चुके हो कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से साफ साफ मना कर देता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देने से साफ साफ मना कर देता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विदहोल्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विदहोल्ड हिज assent, President of India to withhold his assent to a bill passed by Parliament, यानी संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर, संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर जब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपनी सहमति देने से मना कर दिया जाता है साफ साफ, तो उसी को अब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? अब्सोल्यूट वीटो के नाम से जाना जाता है। इसमें किंतु परंतु वाली कोई भी स्थिति नहीं होती है।
साफ साफ मना कर दिया जाता है। इसमें साफ साफ मना कर दिया जाता है। तो इसी को एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। तो हम ये भी जानते हैं कि कब इसका प्रयोग किया गया। आखिरकार एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ कब, कि केवल कागजी कार्रवाई ही हुई। तो जब भी एक चीज़ और समझिएगा, ये स्टेटमेंट डाला जा सकता, जब भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाएगा, जब भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाएगा तब विधेयक खत्म, और ख़त्म होना विधेयक का, तो इसी को लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैप्स। तो एब्सोल्यूट वीटो की स्थिति में जो विधेयक होता है वो लैप्स कर जाता है व्यपगत। लैप्स की हिंदी क्या है? लैप्स को ही व्यपगत के नाम से जाना जाता है, व्यपगत हो जाता है। यानी विधेयक बिल अब आपके एक और चीज़ आपको बताते हैं कि जो विधेयक बिल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ऐसे विधेयक हैं जो व्यपगत हो जाते। तो विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है और एक प्राइवेट या निजी विधेयक। प्राइवेट बिल या निजी विधेयक, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब हुआ कि जब किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जब किसी मंत्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा, किसी जो सरकार का कार्यपालिका का पार्ट है, जब किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक, जब किसी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। तो जब किसी जब किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई विधेयक संसद में इंट्रोड्यूस्ड, और इंट्रोड्यूस्ड की हिंदी प्रख्यापित होती है, प्रख्यापित। निजी विधेयक का मतलब क्या हुआ? जब कोई विधेयक कोई सांसद है जो मंत्री नहीं है, जब किसी विधेयक को किसी सांसद के द्वारा जो मंत्री नहीं है के द्वारा संसद में इंट्रोड्यूस्ड या प्रख्यापित किया जाता है, तो उसे ही निजी विधेयक या प्राइवेट बिल के नाम से जाना जाता है। चांसेस बताइए किस में ज़्यादा है? भाई कोई कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट सरकार का पार्ट है, और सरकार का ही पार्ट कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकारी विधेयक पारित हो जाए। उस पर राष्ट्रपति बहुत कम मामलों में है कि लैप्स करेगा, लेकिन जो निजी विधेयक होते, प्राइवेट बिल होते, अक्सर ये लैप्स कर जाते हैं। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि पारित हो। तो इस पर प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का जो प्रयोग करता है वह निजी विधेयक पर ही ज़्यादा करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निजी विधेयक पर ही ज़्यादातर मामलों में क्या किया जाता है? ज़्यादातर मामलों में एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया जाता है। एब्सोल्यूट वीटो का क्या किया जाता? प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कौन सा एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एब्सोल्यूट वीटो आपको हमने बता ही दिया, जब किसी
मंत्री यानी मंत्री के द्वारा अगर कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग बहुत कम चांसेज होता है कि प्रयोग किया जाए। और दूसरी कंडीशन होती जब कैबिनेट के द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी एब्सोल्यूट वीटो, ऐसी कंडीशन में भी एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति ज़्यादातर मामलों में क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ज़्यादातर मामलों में प्रयोग किया जाता है। तो ये एब्सोल्यूट वीटो भी ये समझ में आ चुका होगा। और इसका प्रयोग सबसे पहले कब, 1954 में पेप्सू यानी पेप्सू पटियाला और पंजाब जो आज देख रहे हो, इसे पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। तो पेप्सू विधेयक 1954 में प्रयोग किया गया था। तो पेप्सू के मामले में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, 1952 से 62 के बीच इनके द्वारा यानी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो एब्सोल्यूट वीटो भी बिल्कुल आप क्लियर कट ध्यान रखिएगा। 1952 से 62 के बीच एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करने वाले यानी 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये आपका था कौन सा, एब्सोल्यूट वीटो या निरपेक्ष वीटो। ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। तो हमने अभी आपको कौन सा वीटो बताया, एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो में पूरी तरीके से भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से साफ साफ क्या कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, साफ साफ क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और दूसरे कौन भारत के राष्ट्रपति रहे, पहला तो ये आपने जान लिया, भारत के राष्ट्रपति पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में। कौन सा, 1954 में। तो दोस्तों आगे हम लोग एब्सोल्यूट वीटो को देखते हैं कि दूसरे ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया। तो सैलरी यानी वेतन, अलाउंसेज, भत्ते एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सैलरी, अलाउंसेज, पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बिल जो प्रस्तुत किया गया था, ये 1991 में। बिल का नाम क्या है, सैलरी, अलाउंसेज, पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल यानी संसद के सदस्यों की सैलरी, भत्ते और पेंशन विधेयक 1991। इस समय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब हैं। तो 1991 में, क्योंकि 1987 से 92 आर वेंकटरमन साहब हैं, इनके द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो 1954 में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था पेप्सू के मामले में, और दूसरा 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 1991 के संदर्भ में इस समय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन साहब के द्वारा एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया। दूसरा वीटो है जिसे सस्पेंसिव वीटो के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता,
सस्पेंसिव वीटो, हिंदी में इसी को निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता? निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा वीटो होता? सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो इसको जब भी कोई विधेयक है और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और जब भी राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर देते हैं, तो इसी को वापस भेज देते हैं। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ही सस्पेंसिव वीटो के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कब किया जाता है? यानी जब किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति सहमत नहीं होते हैं और वो फिर से संसद को पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। अब पुनर्विचार के लिए जब संसद को भेजा जाएगा तो संसद हो सकता संशोधन करे या बिना संशोधन के ही प्रस्ताव को फिर से, जो बिल था उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है। और अब ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हर हालत में अपनी सहमति देना ही होगा। यानी अब बाध्यकारी है, सहमति देना अब बाध्यकारी है। तो इसी को पुनर्विचार को ही रिकंसिडरेशन किस नाम से जाना जाता है? इसी को रिकंसिडरेशन के नाम से जाना जाता है, रिकंसिडरेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि रिकंसिडरेशन ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जिनके द्वारा रिकंसिडरेशन का प्रयोग किया गया। यानी सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। तो इसमें एक चीज़ और अभी तक आप समझ चुके हैं कि सस्पेंसिव वीटो में संसद चाहे तो संशोधन करे या बिना संशोधन के भी बिल, जो विधेयक था, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकती है। और अब ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के पास नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो उसे हर हालत में बिल पर, विधेयक पर सहमति देना ही होता है। विधेयक पर सहमति देना अब अनिवार्य होता है। और ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया है। तो इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हम आपके सामने 2 प्रकार के वीटो डिस्कस कर चुके हैं।
एक आपका कौन था, एब्सोल्यूट वीटो था, और दूसरा कौन सा वीटो था, सस्पेंसिव वीटो। तो 2 वीटो अच्छे से हम लोग अब तक क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, सस्पेंसिव वीटो क्वालिफाइड वीटो में अंतर इतना होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर यानी विधान मंडल, इसके द्वारा जब साधारण बहुमत से ओवरराइड किया जाता है, यानी राष्ट्रपति ले पुनर्विचार के लिए जब संसद के पटल पर भेजते हैं, विधानमंडल के पटल पर भेजते हैं, तो जब विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो समान बहुमत से ओवरराइड करें, रद्द करें, ओवरराइड करें, तो इसी को किस नाम से जाना जाता, सस्पेंसिव। लेकिन जो क्वालिफाइड वीटो होता है उसमें अंतर केवल इतना होता है कि वहाँ पर क्वालिफाइड वीटो में जो क्वालिफाइड वीटो होता है जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइड वीटो की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? क्वालिफाइड वीटो की पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये शक्ति किसको मिली है? अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें हमने अभी आपको क्या बताया कि इसमें जो विधानमंडल होता है वह विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से ओवरराइड करता है। जैसे यूएसए में कांग्रेस है, वो कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, दूसरे को सीनेट के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रपति। तो जब प्रतिनिधि सभा और सीनेट से प्रस्ताव पारित हो करके, कोई बिल पारित हो करके राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, और लौटा हुआ विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस विधेयक जब प्रतिनिधि सभा व सीनेट के पास आता है, तो अब ऐसे में जब स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत से प्रस्ताव ओवरराइड किया जाए, विधेयक ओवरराइड किया जाए, अगर ओवरराइड किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से विशेष बहुमत से, तो इसी को क्वालिफाइड वीटो के नाम से, इसी को क्वालिफाइड वीटो के नाम से जाना जाता है। और यह क्वालिफाइड वीटो जो पावर है ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये पावर किसके पास है? केवल और केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनको ये क्वालिफाइड वीटो की पावर नहीं प्रदान की गई है। तो इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगला हम क्वालिफाइड वीटो भी आपको बता चुके, समझ में आ भी चुका होगा। अब हमारे पास कितने 3 वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया। और लास्ट वीटो है, अब उसकी भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, और उसका नाम क्या है? लास्ट वीटो, जिसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पॉकेट वीटो। तो आइए हम लोग जानते हैं। अगला है कौन सा? पॉकेट वीटो।
पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो का मतलब ही होता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा मान लो कोई विधेयक बिल संसद से, लोकसभा, राज्यसभा से पारित हो करके राष्ट्रपति के पास जाए उनकी सहमति के लिए, तो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ना तो हाँ किया जाए ना किया जाए, यानी ना सहमति दी जाए ना सहमति ना दी जाए, या पुनर्विचार के लिए भी वापस ना भेजा जाए। मतलब विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई डिसीजन, कोई निर्णय, कोई डिसीजन ना लिया जाए, कोई डिसीजन ना लिया जाए, तो वैसे वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे वीटो को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे वीटो को पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। मतलब ना तो सहमति दी जाए और ना ही सहमति देने से मना किया जाए और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। नाइदर रेटिफाइड, ना तो अनुसमर्थन किया जाए और ना ही रिजेक्ट किया जाए, सहमति देने से मना किया जाए। अर्थात नाइदर रेटिफाइज नार रिजेक्ट्स अथवा रिटर्न, और ना ही वापस रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। तो ऐसे वीटो को किस नाम से जाना जाता? पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986, डाकघर विधेयक 1986 के संबंध में ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ये पॉकेट वीटो किसने प्रयोग किया, कब किया, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी या पीसीएस में क्वेश्चन मिक्सअप करके पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ये क्लियर हो चुका होगा। पॉकेट वीटो, तो ये 4 प्रकार के जो वीटो टोटल होते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को केवल 3 प्रकार के वीटो की शक्तियाँ मिली हुई हैं। कौन कौन सी हमने कहा? तो भारत के राष्ट्रपति से वीटो की पावर पूछी जाए तो एक तो एब्सोल्यूट वीटो याद रखिए, दूसरा सस्पेंसिव वीटो याद रखिए, और तीसरा पॉकेट वीटो कब कौन इस्तेमाल किया वो भी हमने आपको क्या किया, आपको समझा दिया, बता दिया। तो इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की जो वीटो तक की शक्ति है, ये आज के वीडियो पे हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। तो हम जब कल देखेंगे तो कल हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को समझेंगे, देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।